guys, welcome and welcome back to your YouTube channel for creative studies. तो guys आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स दैट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 एंड आपका सब्जेक्ट बी GC 133 है एंड सब्जेक्ट नेम इज़ ब्रिटिश लिटरेचर. सो देखते हैं क्या शॉर्ट नोट्स है. तो फर्स्ट है आपका विक्टोरियन रियलिज्म. तो देखते क्या है इसमें. रियलिज्म इज लिटरेरी मूवमेंट स्टार्टेड इन फ्रांस इन द 1850s. ओके, ये एक मूवमेंट है जो 1850 में फ्रांस में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, एज ए रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड विच ट्राइड टू शो. अच्छा, ये रोमांटिज्म के अगेंस्ट हुआ था ये जो रियलिज्म है, और इसमें क्या दिखाना था वो देखते हैं. टू शो लाइफ एज इट वॉज इन लिटरेचर ऑल ओवर यूरोप. वो लाइफ के बारे में दिखाना चाहता था ऑल ओवर यूरोप में, इस लिटरेचर को आगे बढ़ाना चाह रहा था, और रोमांस के अगेंस्ट था ये लिटरेचर, और इसका रोमांटिज्म के जो कॉन्स थे इसके बारे में इसको डिस्कस करना था. ठीक है, clear. The term refers to the general spirit of the second half of 19th century, a reaction to romanticism. तो ये स्टार्ट हुआ सेकेंड हाफ ऑफ 19th century में, उसको इंडिकेट करा था, डेडिकेट करा था ये, और ये रोमांटिज्म के अगेंस्ट था, ये रिएक्शन टू रोमांटिज्म था. स्ट्रेस ऑन द रीजन एंड पॉजिटिविज्म. क्या इसका इसने स्ट्रेस दिया था कि पॉजिटिविज्म के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था. एंड अ फेथ इन द पावर ऑफ द आर्टिस्ट टू शो रियलिटी. और आर्टिस्ट पे जो फेथ था कि वो रियलिटी को दिखाए, कि लाइफ का क्या केस है, क्या गोल्स है, प्रोस एंड कॉन्स सबको दिखाए, उस पर बेस्ड था. ठीक है. इन इंग्लैंड दिस मूवमेंट को इंसिडेड अप्रोक्सीमेटली विद द विक्टोरियन एरा. तो इंग्लैंड में ये विक्टोरियन एरा से रिलेटेड था. ए पीरियड रूल बाय क्वीन विक्टोरिया, जिसमें क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया था 1837 से 1901 तक, विच मेंट द हाइट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. जो कि ब्रिटिश एम्पायर का हाइट का ड्यूरेशन था, जहाँ ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, एंड उसी टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रहा था. The United Kingdom expanded its borders into America, Africa, Asia, Oceania, and became the first economic and political world power. तो जहाँ एक तरफ से क्वीन विक्टोरिया का राज चल रहा था, ब्रिटिश एम्पायर का एक्सटेंशन चल रहा था, तो ये जो कंट्रीज थे अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया, ये सब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बन गए, और वर्ल्ड पावर में इनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ. ठीक है. Many critics prefer to talk about the Victorian age since many of the best English novelists of the period are not realistic. तो क्या बोले कि उस टाइम के क्रिटिक्स जो है विक्टोरियन एज के बारे में बहुत बताते हैं, क्योंकि काफ़ी जन जो भी नॉवलिस्ट थे उसी पीरियड के थे, उन लोग रियलिस्टिक नहीं थे इन द सेम सेंस एज देयर फ्रेंच और रशियन काउंटरपार्ट्स. तो उन लोग उस कंपेरिजन में विक्टोरियन एज को बहुत ज़्यादा डेपिक्ट करते थे. But whether more or less realistic novels are certainly the most important literary form of the period. अच्छा, form of the period. तो मतलब ज़रूरी नहीं कि हर नॉवेल्स रियल लाइफ बेस्ड स्ट्रक्टेड नहीं थे, कुछ कुछ इल्यूजन्स में के बेसिस पे भी थे. ठीक है. तो other period, the most important literary form of the other period. Excellent novels read by an expanding educated middle class that had developed with economic prosperity. तो बस वही बोला गया इसमें कि ना हर कोई रियलिस्टिक बेस नहीं थे, फ्रेंच और रशियन काउंटर पार्ट से भी लिए गए थे, बट वेदर मोर और लेस रियलिस्टिक नॉवेल्स आर वही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिटरेसी है, उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे. एंड इस टाइप के एक्सेलेंट नॉवेल्स बहुत ज़्यादा गैदर करते थे मिडिल क्लास लोग का अटेंशन, एंड उस वक्त इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या बोला गया. वॉल्टर स्कॉट 1771 to 1832. ओके, इनका रूल चला 1771 से 1832 तक. स्टार्टेड आउट एज अ राइटर ऑफ रोमांटिक नैरेटिव वर्स. इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था राइटर के हिसाब से, और ये रोमांटिक नैरेटिव वर्सेस लिखते थे, और एंडेड अप एज अ हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट. लेकिन इनका शुरुआत हुआ था रोमांटिक रिसर्चर के हिसाब से, रोमांटिक राइटर के हिसाब से, लेकिन इन्होंने एंड अप किया था हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट के हिसाब से. ठीक है. ही रोट सेवरल हिस्टोरिकल नॉवेल्स मेनली अबाउट स्कॉटिश हिस्ट्री. इन्होंने काफ़ी हिस्टोरिकल नॉवल लिखा, ये आप देख सकते हो. तो ये सारे इनके हिस्टोरिकल टाइम थे. शेयर द क्रोनोलॉजिकल टाइम विद द रोमांटिक्स, बट सी शेयर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ रियलिज्म. सी हैज़ अ यूनिक टैलेंट एंड कैन नॉट रियली बी असाइंड टू एनी ग्रुप. तो उनका बहुत रियलिस्टिक टैलेंट था. हर नॉबल सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा रिमेन्स अ पॉपुलर एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड एज एवर. हर मतलब उनके बारे में बोला गया कि कितना सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसका सब कुछ में वो पॉपुलर थी, और उनका वैसा का वैसा ही था, क्रिटिकली क्लेम किया था जैसे दूसरे लोग उनको बोलते थे, वो ठीक वैसे ही थी. हर प्राइमरी इंटरेस्ट इज पीपल. उनका प्राइमरी इंटरेस्ट पीपल था, नॉट आइडियाज, एंड हर अचीवमेंट्स लाइज इन द मटेरियल
स्केर्सली एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन सिचुएशन। तो उनके जो एसेट्स थे वो पीपल्स थे, उनका रिस्पेक्ट था, ना कि आइडियाज़ या अचीवमेंट्स थे। वो सब उनका वो नहीं था, मेन पर्सपेक्टिव नहीं था, ठीक है। इन द डिक्लाइनिंग ऑफ कैरेक्टर्स आर रियली लिविंग क्रिएचर्स। तो रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ लोग पे बहुत ज़्यादा फोकस थी, उनका बहुत फोकस था। हर नॉवेल्स डेल विद द लाइफ ऑफ रूरल लैंड ओनर्स सीन फ्रॉम ए वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, हैव लिटिल एक्शंस बट आर फुल ऑफ ह्यूमर एंड ट्रू डायलॉग। तो उनके जो नॉवेल्स थे वो रियल लाइफ बेस्ड थे, जो लैंड ओनर्स थे उनके बेसिस पे थे, और वो वुमेन पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बोलती थी, उनके ऊपर उनका ओपिनियंस देती थी। और उनके उसमें मतलब ऐसा था कि डायलॉग्स कम थे लेकिन एक्शन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा था, ह्यूमर बहुत ज़्यादा था, और ट्रू डायलॉग होते थे, ठीक है। The Brown sister wrote after Jane Austen but are the most romantic of the Victorian novelists. तो ब्राउन सिस्टर जो उन्होंने ब्राउन सिस्टर लिखा था जेन ऑस्टिन के बाद, ये सब बहुत ज़्यादा रोमांटिक नॉवेल्स थे विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के कंपैरिजन में, पर्टिकुलरली एमिली ब्राउन, ये सब था, ओके। एक सेकेंड, हाँ। तो फिर ये ब्राउन सिस्टर रोड आफ्टर जेन ऑस्टिन बट आर द मोस्ट रोमांटिक ऑफ द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। इन लोग बहुत ज़्यादा मोस्ट नोन एंड रोमांटिक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे। पार्टिकुलरली एमिली ब्राउन बहुत ज़्यादा फेमस नॉवेलिस्ट थी। इन्होंने लिखा था वुथरिंग हाइट्स 1847 में, द एपिटोम ऑफ रोमांटिक नॉवल, वाइल्ड पैशन सेट अगेंस्ट द योगर्सी मोर्स। तो उनके बारे में बताया गया ये सब। चार्लेट ब्राउन रोट, जो चार्लेट ब्राउन थे वो भी एक बहुत, तो ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। चार्ल्स डिकेंस होगा, इन्होंने चेल्स लिखा। चार्ल्स डिकेंस 1812 to 1870 वाज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट ऑफ द पीरियड। तो उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस भी थे। तो ही serialized मोस्ट ऑफ दिस हीज नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स में काम किया, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे विच में एक्सप्लेन सम ऑफ हिज वीक प्लॉट्स, जो कि इनके कुछ कुछ वीक प्लॉट्स को भी डेपिक्ट करता है। डिकेंस रोड विविडली अबाउट लंडन लाइफ एंड द स्ट्रगल्स ऑफ द पोर। तो जो डिकेन है उन्होंने लंडन लाइफ और स्ट्रगल्स ऑफ पोर के बारे में लिखा, बट इन ए गुड ह्यूमर पैशन, लेकिन उसका ब्राइट साइड भी दिखाया अपने रीडर्स को, विच वॉज एक्सेप्टेबल टू रीडर्स ऑफ ऑल क्लासेस, जो मिडिल, अपर एंड लोअर क्लासेस तीनों के लिए बहुत एक्सेप्टेबल थी। हिज अर्ली वर्क सच एज द पिकविक पेपर आर मास्टर पीसेज ऑफ कॉमेडी, ये सब बहुत कॉमेडी के पीसेज हैं, ये बहुत रिनाउंड चीज़ है, ठीक है। लेटर हिज वर्क बिकेम डार्कर विदाउट लूजिंग हिज जीनियस फॉर कैरिकेचर, ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। अब ये सब बहुत ज़्यादा इनके नॉवेल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। क्रिसमस कैरल इज़ द पॉपुलर स्टोरी ऑफ मिस्टर स्क्रूज विजिटेड द 4 क्रिसमस घोस्ट। ओके, जो क्रिसमस स्टोरी है ये इनका कैरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी, बहुत पॉपुलर स्टोरी है मिस्टर स्क्रूज का, जो कि क्रिसमस घोस्ट एंड क्रिसमस पे बेसिस है, ठीक है, बेस्ड है, सॉरी। तो नेक्स्ट हम लोग का विलियम एम ठाकरे रोट वैनिटी फेयर एज सटायर ऑफ हाई क्लास इन इंग्लिश सोसाइटी। इन्होंने ये लिखा था, वैनिटी फेयर को लिखा था। जॉर्ज एलिट ने लिखा था, माइट बी द मोस्ट रियलिस्टिक ऑफ दिस राइटर। तो बताया गया कि भाई उस टाइम के फेमस राइटर्स कौन है, वही चीज़ आपको ये पैराग्राफ में पढ़ना होगा। एंथनी ट्रोफल रोड नॉवेल्स अबाउट लाइफ इन ए प्रोविंशियल इंग्लिश टाउन। एंथनी ने इसके बारे में लिखा था, इंग्लिश टाउन के बारे में कि कैसा रहन सहन होता है वो सब। और थॉमस हार्डी वॉज अ वेरी पैसिमिस्टिक राइटर हु रोट स्टोरीज ऑफ पीपल इन कंट्री साइड। लेकिन ये जो थॉमस थे वो थोड़े अलग टाइप के राइटर थे, वो कंट्री साइड पीपल पे ज़्यादा फोकस करते थे, ना कि रोमांटिक ये सब स्टोरीज पे। तो उनका फोकस इस पे था। हुज फेट वाज गवर्न बाय फोर्सेस आउटसाइड देमसेल्फ। जूड द ऑब्स्कर टेस्ट ऑफ द यूरविल्स, ये सब कुछ कुछ नाम आपको याद करने, हर नहीं। सम विक्टोरियन पोइट्स वर्थ मैंशनिंग आर रॉबर्ट एंड एलिजाबेथ ब्राउनिंग, हस्बैंड एंड वाइफ, इनका आप मैंशन कर देना जो जो ईजी लगे। गार्लैंड मैनली हॉपकिंस, इनका टाइम था 1844 से 1849, प्रिकॉसर ऑफ मॉडर्निज्म एंड द प्री रिफेलिस्ट स्कूल ऑफ पेंटर्स एंड पोएट्स, क्रिस्टीना एंड गैब्रियल रोस्टी। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो थे उस टाइम में नॉवलिस्ट, आपको उनका नाम मेंशन करना पड़ेगा। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, इनका पीरियड था 1809 to 1892, पीरियड्स को याद कीजिएगा। और उनके पोएम में बोला है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ बताया ब्रिटिश क्वीन के बारे में, क्वीन विक्टोरिया के रूल के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का शॉर्ट नोट बी, रेना एज अ रियलिस्टिक गर्ल, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लंटली एंड रेना इम्प्लाइज अ काइंड ऑफ चेंज ऑफ व्यूज ऑन रेनास पार्ट। तो जो रिलेशनशिप है ब्लंटली एंड रेना का, वो दिखाता है कि रेना का कैसे व्यू होता है एक रिलेशनशिप में, उसका क्या ओपिनियन है, उसका क्या थिंकिंग है, उसका पार्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। दिस चेंज रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल कंटेक्ट विदाउट विच इट कैनॉट टेकन प्लेस।
तो ये जो भी थिंकिंग चल रही, जो भी ओपिनियंस है, ये बिना किसी के इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट के नहीं हो सकता है। वही बोला गया इसमें कि उसका ओपिनियन का रीज़न कुछ इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट भी है, ठीक है। तो उसके बाद रेनास मेंटल सिचुएशन मेक्स हर रेडी फॉर द चेंज इन व्यू ऑफ हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर एंड हर पेरेंट्स प्रेशर विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटल सिचुएशन। अच्छा, क्या बोला गया? रेनास मेंटल सिचुएशन मेक्स हर रेडी फॉर द चेंज इन व्यू ऑफ हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, जो रेना का मेंटल सिचुएशन है, जो उसको कम नॉलेज है, कम एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं उसका पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से भी हुआ है, और उसका मेंटल सिचुएशन इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फिगर आउट किया गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हुई थी। सी साइगिस ऑन द अदर हैंड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू हर रोमांटिक व्यूज़। तो कहीं ना कहीं ये सब लोनलीनेस और पेरेंट्स का नहीं साथ देना, ये सब की वजह से कहीं ना कहीं रेना जो थी वो लोनली भी थी, और उसको रोमांस का भी नीड था, कोई कंपेनियन का नीड था। तो वही बोला गया है। हर इमेच्योर बिहेवियर मेक्स ब्लंटली थिंक दैट सी इज़ अ टीनेजर और सीम्स लाइक अ स्कूल गर्ल एंड नॉट अ गर्ल ऑफ 23। तो उसका जो इमेच्योर, उसका कहीं ना कहीं किड्स एक्ट था, कुछ थोड़ा चुलबुलापन था, थोड़ी बातों में मस्ती थी, कुछ कुछ खोयापन था। तो वो उससे ब्लंटली को लगा कि वो कोई छोटी बच्ची है ना, कोई 23 की लड़की है, ठीक है। उनका एज 23 है, बट वो कहीं ना कहीं अभी भी किडिश है। जो होते हैं ना कोई कोई लड़कियां जो बहुत मतलब मैच्योरिटी नहीं होती है, बच्ची टाइप की होती है, उस टाइप की है। तो आगे क्या बोला गया है? आगे क्या बोला गया? तो गाइस ये पैरा तो बहुत लंबा है। नहीं ओके, आई डिस्कस इट। आई थॉट हम आज 2 पैराग्राफ करेंगे, 2 शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा एंड इतना आप लोग नहीं देख पाओगे, आई नो। सो हम लोग आज 2 पैराग्राफ डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है। तो ब्लंटली अपीयरेंस इन रेनास लाइफ इज़ नॉट ओनली ए टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर आइडियाज़। तो जब ब्लंटली उसकी लाइफ में आया तो ना ही सिर्फ उसका लाइफ में डेवलप हुआ, ना ही सिर्फ उसका आइडियाज़ में डेवलप हुआ, लेकिन बट ऑल्सो इट एस्केलेट्स हर अप्रिशिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ थिंग्स अराउंड हर। उसके आने से वो चीज़ों का वैल्यू करने सीखी, उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो उसको समझ में आया। सी स्टार्ट्स टू रिकॉग्नाइज दैट लाइफ इज़ नॉट कन्फाइंड टू गोइंग टू द ओपेरा और आवर होम लाइब्रेरी। उसको पता चला कि लाइफ बस ओपेरा या अपना होम लाइब्रेरी में जाने तक ही सीमित नहीं है। ऑल्सो ब्लंटली मेक्स रेना रियलाइज दैट रियल लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल मे विश। तो ये वो ब्लंटली उसको रियलाइज़ कराता है कि सब कुछ चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि उनको सब कुछ मिल जाए, तो भाई हर अप्स एंड डाउन्स के साथ उनको चलना पड़ेगा। ये ब्लंटली ने रेना को सिखाया, उस बात का रियलाइज़ कराया, ठीक है। रेनास चेंज ब्रिंग अबाउट ए काइंड ऑफ रीजनेबल एटीट्यूड टू एंड लुक आउट इनटू लाइफ। तो जो रेना में जो गुड चेंजेस आए, उसको एक नया एटीट्यूड दिया, एक रीजनेबल एटीट्यूड दिया, और वो चीज़ों को दूसरी तरह से देखने लग गई थी। दिस इज़ मेड ऑब्वियस व्हेन ब्लंटली प्रपोजेस टू हर। इसके बाद इतने चेंजेस लाने के बाद जो ब्लंटली उसने रेना को प्रपोज किया, हर मदर्स मेंशंस माई डॉटर सायर इज अकस्टम्ड टू अ फर्स्ट रेट स्टेबल। तो उसकी मॉम ने जो मेंशन किया था कि माई डॉटर साइज अकस्टम्ड टू अ फर्स्ट रेट स्टेबल, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। तो रेना रिप्लाइज बाय टेलिंग हर मदर यू आर मेकिंग मी रेडिकुलस। तो कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन में मतलब रेना और उसकी मॉम का काउंटर ओपिनियंस हो गया। रेना की मॉम कहीं ना कहीं एग्री नहीं थी, तो उसके लिए रेना ने रिप्लाई किया कि मेरे जो बिहेव है, उसका रिएक्शंस जो भी आता है वो आप लोग की वजह से होता है, आप लोग की वजह से मेरा ऐसा नेचर है। तो दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट रेना हैज स्टार्टेड टू ओवरकम हर स्नॉबरी, शोइंग अ चेंज इन आइडियाज एंड परसेप्शन ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो इस तरह से रेना का लोनलीनेस कम हुआ, उसको अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ प्रेजेंट करना आया, और वो खुद के लिए बोलना सीख गई ब्लंटली की वजह से। तो यही था इसमें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।